हेलो एवरीवन। आज है 28 नवंबर। तो 28 नवंबर को क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी परस्पेक्टिव से, वो हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेस्ड लेबनानीज रिटर्न्स एज सीज फायर कम इनटू फोर्स। तो सीज फायर है, मतलब कि सीज का मतलब होता है रोकना किसी भी चीज को। तो फायर को रोक दिया गया है, यानी कि आपस में अब कुछ टाइम के लिए इन्होंने क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। तो लेबनान और इसराइल ने, इसमें हमारे काम का क्या है, मैप किसका, लेबनान का और इसराइल का। ये हाइपा फोर्ट है इसराइल का, नॉर्थ में लेबनान है। ठीक है, लेबनान। बेरत इसकी कैपिटल है। और क्या क्या है इसमें, यही है। लेबनान को टच करता है सीरिया, सीरिया टच कर रहा है लेबनान को। तो ये मैप है लेबनान का, आप देख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। एड नीड्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लास्टिक इंडिया। इंडिया जो प्लास्टिक समिट चल रही है, बुसान, बुसान कहाँ है, साउथ कोरिया। तो वो बोल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको पैसा देना होगा, किसको, डेवलपिंग कंट्री को, सो दैट वो प्लास्टिक की जगह अदर टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, अदर मटेरियल का यूज कर सके। तो यही बोला है इंडिया ने वहां भी। अब चाइल्ड मैरिज हैं वो प्रिवेंट की गई 1 साल में। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये बात बोली है। ठीक है। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन 7 स्टेट में ज्यादा फोकस कर रही है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और आसाम। आगे चलते हैं। यू हैव नो मनी, वाई रिफ्यूज पीएमजे हेड, हाई कोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसे नहीं है, तो पीएमजे से वो पैसे क्यों नहीं ले रहे। पीएमजे कौन सी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो साथ में ना वहां से पैसे ले रहे, और अगर पैसे नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं हेल्थ फैसिलिटी दे रहे। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है, किससे, दिल्ली गवर्नमेंट से। तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे। तो सेंटर की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है पीएमजे, जो एनुअल कवरेज 5 लाख पर फैमिली को कवर करती है, हेल्थ कवरेज। जब पीएमजे की बात आ गई तो इसको डिटेल में ही देख लेते हैं। आयुष्मान भारत भी बोला जाता है इसको, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, वेलफेयर। ठीक है। ये क्या है, लार्जर लार्जर जो आयुष्मान भारत मिशन है उसी का ये पार्ट है। एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, कैसे प्रोवाइड की जाए। की फीचर क्या है पीएमजे के, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करना हेल्थ का, पुअर के ऊपर और वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर। उनको सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर है, याद रखना, प्राइमरी नहीं है, प्री में आ सकता है। ठीक है। कितने करोड़ लोगों को कवर करती है, अराउंड 10.74 करोड़ पुअर, वल्नरेबल फैमिलीज, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ इंडिविजुअल। ठीक है। तो एज पर 2011 डाटा, फैमिली साइज पे कोई कैप नहीं है, ये बात ध्यान रखा। एज, जेंडर, कवरेज क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर, 1 साल में। एक फैमिली चाहे 5 लोगों की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 15 की हो, चाहे 20 की हो, वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं फ्री में। सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन में 1500 मेडिकल पैकेजेस भी कवर हैं, जो हॉस्पिटल हैं वो इसके अंडर में आते हैं। सर्जरीज भी, डे केयर ट्रीटमेंट भी, और बाकी सब कैशलेस और पेपरलेस सर्विस है, ये भी फायदा है। ठीक है। जो भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है ना, वहां पे जो बेनिफिशरीज हैं वो पब्लिक और प्राइवेट में इसके थ्रू इलाज करवा सकते हैं। फंडिंग जो है, एक सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60% सेंटर देती है, 40% स्टेट देता है। ठीक है, डिवाइड होता है, मान लो 100 रुपए हैं, उसमें से 60 कौन देगा, सेंटर, 40 कौन देगा, स्टेट। ठीक है, ज्यादातर स्टेट के लिए। ठीक है।
ऑल इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में, एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में क्या करा सकता है, बेनिफिशियरी इलाज करवा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्टर कौन करता है इसको, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कौन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, सेंटर लेवल पे, याद रखना। और स्टेट इंप्लीमेंट कर सकता है इसको थ्रू ए ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनी या मिक्स्ड मॉडल। इंक्लूजन किस किस का है, हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंस है, प्री एंड पोस्ट दोनों, याद रखना। डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, फूड फॉर पेशेंट्स, इसका इंक्लूजन है। वोमेन, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्सक्लूजन किसका है, ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस, इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना बात। कॉस्मेटिक जो सर्जरीज हैं, फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट है, फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट है वो, और अदर नॉन क्रिटिकल जो केयर है वो। टेक्नोलॉजिकल बैकबोन, रोबुस्ट आईटी प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्लेम प्रोसेसिंग के लिए। बेनिफिट क्या क्या है, आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा हेल्थ का, वो कम कर देती है। देख, जैसे हमें बाहर खुद पैसे खर्च करने पड़ते थे, गवर्नमेंट दे रही है यहाँ पे, उसके बाद क्या फायदा। और क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी होती है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे हम, पैनल हॉस्पिटल में हेल्थ केयर डिलीवरी होती है। चैलेंजेस क्या क्या है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ठीक है। जो मेन बेनिफिशियरी है उन तक अभी तक ठीक है पहुंच रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। फ्रॉडेंट ज्यादा है, हॉस्पिटल हैं वो फ्रॉड का क्लेम कर देते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट एरिया में नहीं है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एक सॉरी, यहाँ तक हमारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, इसकी भी बात तो करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसका मोटिव ओनली टू कीप सस्पेक्ट इन डिटेंशन कोर्ट इन वक्त केस। वक्त केस ने बोला है कि डिटेंशन में रखना ही है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मोटिव। अब पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ईडी जिसको बोलते हैं, एक स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। रिस्पॉन्सिबल है ये एनफोर्स करने के लिए इकोनॉमिक लॉ, ध्यान रखना, जो कॉम्बैट करते हैं फाइनेंशियल क्राइम को, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। की फीचर क्या है, ये बनी कब थी, 1956 में। नाम इसका एनफोर्समेंट यूनिट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी के अंडर में थी। वेरियस जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर एक्ट 1947, इसको अप्लाई करने के लिए, अगर कोई इसको वॉयलेट करता है तो उसको हैंडल करने के लिए इसका नाम दोबारा से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1957 में किया गया, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या, एनफोर्समेंट, जो प्राइम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना 2002, उसको एनफोर्स करना इसका फंक्शन है। इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके केसेस को, और अटैच करना कॉन्फिस्केट जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है प्रोसीड ऑफ क्राइम के थ्रू उसको, और फेमा जो एक्ट है उसको, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, हैंडल करना उन केसेस को जो फॉरेन एक्सचेंज वॉयलेशन को वॉयलेट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को, एंश्योर कंप्लायंस विद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो ये सारे काम हैं इसके। कंडक्ट करना इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल फ्रॉड, इंक्लूडिंग केसेस, मान लो जैसे फाइनेंस फ्रॉड है तो सीबीआई रेफर कर देती है ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेफर कर देता है, तो उन केसों को अच्छे से कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कंडक्ट करना। इंटरनेशनल एनफोर्समेंट जो एजेंसी है जो कर्ब करती हैं ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल क्राइम को, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अब आ गया लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। इसको वही है, बता तो दिया, पीएमएलए, फेमा, वही चीजें। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, एक डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो स्टार्टिंग में 2 साल होता था, अब कर दिया जी 5 साल। क्या डायरेक्ट बढ़ा दिया, नहीं, 1 साल में परमिशन लेके 1 साल बढ़ सकेगा, एक बार फिर से परमिशन लेगी 1 साल, फिर से परमिशन, यानी कि 3 ईयर, वन टाइम ईच एक्सटेंडेबल है, यानी कि 5 साल है। अब मैक्सिमम 5 हो सकता है, चाहे तो 3 में भी खत्म कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट, 4 में भी, 5 में भी, ठीक है। तो
रीजनल और जोनल ऑफिसेज होते हैं। पावर क्या है? प्रॉपर्टी को टैक्स करने की, बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की पावर है। इंडिविजुअल की स्टेटमेंट को समन करने की, रिकॉर्ड करने की, अरेस्ट करने की, प्रोसिक्यूट करने की, जो मनी लॉन्ड्रिंग में और फॉरेन एक्सचेंज वॉयलेशन में इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेट किसके साथ करती है? सीबीआई के साथ करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम, फाइनेंशियल। सिग्निफिकेंस क्या है? फाइनेंशियल क्राइम को कब करने में हेल्प करती है, जैसे करप्शन को, ब्लैक मनी को, फाइनेंशियल टेररिज्म को। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंपाइलेंस करती है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्ले करती है क्रूशियल रोल फुलफिल करने में कमिटमेंट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 से बनी थी, ठीक है। G7 वालों ने इसको बनाया था। तो अभी इसके 89 मेंबर हैं। इसका इंडिया मेंबर कब बनाया गया था? 2010 में इसका मेंबर बन गया था। CBI 1963 में बनी थी, संस्थानों कमेटी की रिपोर्ट पे बनी थी। 1946 पावर लेती है, ठीक है, जो एक्ट है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। चैलेंजेस क्या क्या है? ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है सीबीआई के साथ, स्टेट पुलिस के साथ। पुलिस एलिगेशन है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल एलिगेशन, मैन पावर एंड रिसोर्स की लिमिटेड स्टाफ, ये सारे चैलेंजेस है। तो आइए आगे चलते हैं। आई थिंक ये अच्छा लगा होगा आपको। ये चीज़ें अगर कवर कर लोगे ना, सिर्फ डेली सुनते रहोगे, आई कैन एश्योर बहुत सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। ईडी हमने पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पार्थ चटर्जी को कितनी देर तक रखोगे भैया जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने हाउ लॉन्ग फॉर्मर वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ लैंग्वेज इन जेल विदाउट बेल, बिना बेल के, एज ट्रायल इन मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए थे ये भी भाई साहब, तभी तो ईडी आई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, कौन था? एक क्रिश्चियन था, उसने क्या किया, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट में, सो दैट उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके शेड्यूल्ड कास्ट के जो सर्टिफिकेट है उसको एन्यूल कर दिया, रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 से 28 तक, किसमें आती है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल राइट में आते हैं 25 से 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका मिसयूज करें, ठीक है। तो इसी बात पे हम अगली न्यूज पे चल लेते हैं। गोवा के जो गवर्नर हैं उन्होंने वेटिकन डेलीगेट्स गिफ्ट देम कॉपी ऑफ गीता, गीता की कॉपी उन्होंने, ठीक है। तो गोवा के गवर्नर वेटिकन डेलीगेट्स आए हैं, उनको कॉपी दी है। तो अब देखो, गवर्नर की जब बात आ गई तो थोड़ा सा गवर्नर बता देते हैं, ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, एक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। रोल क्या है? काफी पाइवोटल है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि गवर्नर होगा हर स्टेट में। 154 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की गवर्नर में वेस्टेड है, याद कर लो। 153 से स्टार्ट होता है गवर्नर होगा, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में वेस्टेड है, 155 अपॉइंटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, 155 में क्या है? अपॉइंटमेंट है। 156 में टर्म 5 ईयर की है, 156 में क्या है? टर्म 5 ईयर की है। बट प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अगर मन चाहे तो कभी भी हटा सकता है। 163 में गवर्नर एक्ट करेगा एडवाइज ऑन द एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, एक्सेप्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी फंक्शन, कुछ अलग से पावर होती है उनके अलावा, ठीक है। पावर और फंक्शन क्या क्या है इसकी? एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है? सीएम को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर ही करता है, शपथ भी गवर्नर ही दिलाते हैं। अपॉइंटमेंट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल किसी में आता है 165 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, बताओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 69 में, 69 में 76 में, सॉरी 76 में 89 जोड़ दो तो 165, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनको ओथ और अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन क्या एसपीएससी के मेंबर को गवर्नर हटा सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट हटा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू द स्टेट ऑफिशियल है द पावर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। अगर स्टेट कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके पास पावर है ये। लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या है? समन कर सकता है, प्रोरोग्यू कर सकता है, डिजोल्व करता है स्टेट लेजिस्लेचर को। याद रखना तीनों की वर्ड, समन, प्रोरोग्यू और डिजोल्व, ठीक है। असेंट दे भी सकता है, विद होल्ड रोक भी सकता है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किए जाते हैं। ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग, जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है।
एक मेंबर को नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर जरूरी है तो। फाइनेंशियल पावर, जो बजट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसकी जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। जो बजट है वो सबसे पहले ना गवर्नर की असेंट के लिए जाता है, प्रायोर असेंट ले ली जाती है, ठीक है। और जो ग्रांट वगैरह है वो रिकमेंड करता है आर्टिकल 202, कॉन्टीजेंसी फंड के यूज के लिए होता है, स्टेट का जो होता है उसके लिए परमिशन देता है। जुडिशियल पावर, अपॉइंटमेंट जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट इसको कंसल्ट किया जाता है। क्लीमेंसी पावर, पार्डनिंग, रिप्राइव, लेकिन ये डेथ सेंटेंस को पार वो नहीं कर सकता। बाकी रिप्राइव, रिस्पाइट और एक और थी पता नहीं, ठीक है, ये सारी पावर होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, इंडिपेंडेंटली सर्टेन सिचुएशन में, मान लो कहीं हंग असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। डिसमिस करता है गवर्नमेंट को अगर वो लॉस कर चुकी है मेजोरिटी। रिजर्व करता है सर्टेन बिल को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। ये सारी क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है इसकी, ठीक है। रिपोर्ट सेंड करता है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हुए इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका क्या रोल है, सरमोनियल हेड होता है ये स्टेट का, रियल पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट को मतलब कि क्रुशियल रोल प्ले करता है मेंटेन करने में। कंट्रोवर्शियल इशू क्या है, अपॉइंटमेंट, फेवरेटिज्म का आरोप लगाता है, अपने बंदे को गवर्नर बना देते हैं। फॉर्मर पॉलिटिशियन होता है जिसकी वजह से वो मतलब कि नॉन पार्टीशियनशिप नहीं कर पाता, नॉन पार्टीशियनशिप एक एथिकल टर्म है, ठीक है। डिसमिसल, रिमूवल बेस्ड ऑन पॉलिटिकल रीजन रेदर देन मिसकंडक्ट की वजह उसको पॉलिटिकल रीजन से हटाया जाता है। जैसे सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे JNK के, जब 370 जो हुआ है वो हटा था तो उनको हटा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल, परसीव्ड मिसयूज ऑफ पावर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल अफेक्टिंग फेडरलिज्म, ठीक है, मिसयूज होता है कई बार लगा देते हैं पावर। रिफॉर्म क्या, पंची कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, गवर्नर अपोलिटिकल ऑफिस होना चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए, डिस्कशनरी पावर है वो कोडिफाइड होनी चाहिए। सरकारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, गवर्नर जो सिलेक्ट है वो चीफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन से होना चाहिए, आर्बिट्रेरली उसको रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये था भाई साहब गवर्नर के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये तो याद कर लो, ध्यान से सुन लो। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, 1950 में एज ए सक्सेसर टू फेडरल कोर्ट एंड प्रीवी काउंसिल इसको एस्टेब्लिश किया गया। लैंडमार्क जो जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे केशवानंद भारती केस, SR बोमाई केस, ये मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यही जो जजमेंट है ये रखते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी एक केस आया था जिसमें रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। नवतेज सिंह जौहर केस आया था जिसमें, अब सोसाइटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, क्रिमिनल नहीं है होमोसेक्सुअल, यानी लड़का लड़का, बॉय बॉय, मेल मेल रिलेशन बना सकते हैं, फीमेल फीमेल रिलेशन बना सकते हैं। नवतेज सिंह जौहर केस में बोला था। विशाखा गाइडलाइन में प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। जेंडर जस्टिस, सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस 2018 आया था जिसमें वुमेन को भी एंट्री दे दी थी सबरीमाला में। ट्रिपल तलाक केस 2017 में। ट्राइबल राइट के लिए इन्होंने क्या किया था, समाता जजमेंट आया था ट्राइबल लैंड्स प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंश्योर करता है गवर्नेंस विद इन द रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 124 से 147 तक इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है आर्टिकल 13, 32 में क्या है, रिट है 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन 226 में हाई कोर्ट का है रिट। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए इसने काम किया है, जैसे NJAC केस आया था 2015 में, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम जो डिबेट है उसका। लैंडमार्क केस किया केशवानंद भारती केस, जहाँ पे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश किया। और 1980 में मिनवा मिल्स केस, जिसने बोला कि फंडामेंटल राइट और DPSP में बैलेंस हो सकता है। गवर्नेंस के लिए इन्होंने क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का मेन रोल रहा है। करप्शन के लिए इन्होंने विनीत नारायण केस, CBC और CBI के लिए गाइडलाइन इशू की। फेडरलिज्म के SI बोमाई केस में उन्होंने, फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 159 में क्या है, ट्रीटी और इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी इन आर्टिकल 159 रिलेटेड टू इंटरनेशनल कन्वेंशन। सुप्रीम कोर्ट कंट्रीब्यूट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक रिफॉर्म में। कोलगेट स्कैम जो हुआ था कैंसिल कर दिया था उन्होंने कोल ब्लॉक को, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन केस, फोस्टरिंग केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद इन्वायरमेंट में इन्होंने एमसी मेहता केस, गंगा पोल्यूशन, ताजमहल प्रोटेक्शन, व्हीकुलर पोल्यूशन इन दिल्ली, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, एमसी मेहता। गोडा वर्मन केस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, बैलेंस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नेट न्यूट्रलिटी, डाटा प्राइवेसी के लिए केएस पुट्टास्वामी केस 2017। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन भी इन्होंने इशू की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का एथिकल डिसीजन मेकिंग में, अकाउंटेबिलिटी में, अपहोल्डिंग जस्टिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म पे एक एथिकल डिबेट होती रहती है। मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यूथनेसिया, अरुणा शाहबाग केस 2011 काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी फॉर जज। ह्यूमन राइट के लिए इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं। डिग्निटी, प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट, इन सबको एनफोर्स करता है। कितनी इंफॉर्मेशन है इसमें, इतनी इंफॉर्मेशन आप जितनी ज्यादा सुनोगे आप इतना यूज कर सकते हो मेन शोर पर ही में। अगर आप करने पे आओ तो साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल में आ गया है। ब्रीविंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, ब्रिंग हैवी रेन तमिलनाडु में लेके आएगा दिसंबर में, ठीक है। देखो इंडिया में जो स्कूलिंग है, दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो अप्लाई कर दिया गया। किसने? CAQM ने, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कहाँ से निकला है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी थी ये, इसको खत्म कर दिया, फिर ये बना दी, क्योंकि ये स्टेचुटरी बॉडी है और इसके ऊपर काफी ज्यादा इसके पास पावर है और दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में ये काफी कंट्रोल कर सकती है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान नंबर 20 में पार्ट है ये। AQI काफी पुअर रहा है, तो फिर क्या हुआ? कोविड-19 के टाइम पे हमने स्कूल बंद कर दिए थे, तो AQI पुअर है तो स्कूल को ऑनलाइन मोड पे ले आओ। अब कोई बच्चा ना पढ़ना चाहे, अब बच्चों के लिए जो मतलब कि मॉडल AQI है वो 50% से कम होना चाहिए, वो तो कभी नहीं हुआ आज तक, पूरी साल निकल गई। तो अब क्यों हम मतलब अब क्या हो जाएगा? ये राइटर बोल रहे हैं कि घर में रह के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल में मतलब स्कूल में तो जा नहीं पाएंगे, तो घर में भी तो वही एयर है, वहां कहाँ से अच्छी एयर आ गई? तो चिल्ड्रन जो दिल्ली के हैं उनकी स्टडी पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब स्कूल बेस्ड जो लर्निंग है उसको रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता ऑनलाइन लर्निंग के साथ, ये भी बात बोली जा रही है। 3 साल में जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, हम सब ने ये सीखा है कि जो स्कूल में बच्चा सीखता है सिर्फ स्टडी ही नहीं करता, बाकी सारे जो एटिकेट्स होते हैं फिजिकल, जो वो देखता है, वो सारी चीजें हैं वो सब वो सीखता है। तो उसके बाद फेस मास्क लगाया जाए, फेस मास्क तो अलाउड ही नहीं था 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए कोविड-19 में भी। तो अब फेस मास्क मत अलाउड करो, लेकिन जिनको स्पेशल प्रॉब्लम है हेल्थ वगैरह की उनके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक साइंस बेस्ड अप्रोच एडॉप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो स्कूल को ऑनलाइन बेस पे नहीं शिफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि AQI का क्या मैटर है, फोकस करना चाहिए स्कूल की फंक्शनलिंग पे और इंश्योर करना चाहिए लर्निंग कंटिन्यूटी पे, क्योंकि इंडोर में भी वही AQI होगी, ठीक है। अगर किसी को हेल्थ या रिस्पिरेटरी डिजीज मतलब कोई भी इशू है तो वो उसको उसके लिए हम स्पेशल प्रिकॉशन कर सकते हैं। सेकंड क्या है? मास्क, मास्क वेयरिंग पे कोई जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म डायरेक्टिव, ठीक है। तो हमें मास्क वेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और 12 साल से नीचे वाले बच्चों को तो N95 वाला मास्क नहीं डालना चाहिए। राइटर बोल रहा है, ये सब मैं नहीं बोल रहा। स्कूल और अदर थिंग्स विच आर फंक्शनल एयर प्योरीफायर, ठीक है। तो function air purifier, mask wearing is not going to provide any additional benefit for such sitting school, ensuring the classroom door and window are closed properly, switching air purifier at least an hour before children arrive, ensure good quality air purifier होना चाहिए। और जो ये खिड़की दरवाजे हैं उनको अच्छे से बंद कर लो। ऑनलाइन स्कूलिंग एक ऑक्सीमोरन है, इट इज नॉट स्कूल टीचिंग ऑनलाइन। ऑप्शन हाइब्रिड क्लास शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड कन्वेंशनली बाय स्कूल। तो ऑनलाइन का इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा बताया नहीं है। फिफ्थ क्या? पुअर एयर क्वालिटी, रिमाइंडर है कि प्री एग्जिस्टिंग जो हेल्थ या रिस्पिरेटरी जिसके पास भी ऐसा इशू है, जिसको भी उसको बेटर केयर रखनी चाहिए हेल्थ की, रूटीन चेकअप होना चाहिए, फॉलो अप विजिट होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। तो पॉलिसी मस्ट बी पीपल सेंट्रिक। जो GRAP है उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट हुई है। जो पुअर वर्कर है उनका वेज, जो सिर्फ डेली अब मान लो कोई 500 रुपये कमाता है, वो
जीआरएपी लगने से उसका तो वो तो हो गया, अब आर्टिकल भी आया था बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड होगी, तो एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जैसे नेल्सन ने कहा था, देयर कैन बी नो कीनर रिविलेशन ऑफ ए सोसाइटी सोल देन द वे इन विच इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन when it comes to handling air quality and the functioning of school. Indian state and society seem to be failing in their responsibility and their duty. फेल तो हो ही रही है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। कर्नाटका सोशल सिक्योरिटी प्लान हैज ए प्रॉब्लम। कर्नाटका में एक सोशल सिक्योरिटी, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये हमें पता है। वो सोशल सिक्योरिटी प्लान आए हैं कि कुछ सेस लगाएंगे, एक सेस होता है, एक सरचार्ज होता है, कि सेस लगाएंगे हम, वहां से फिर हम सोशल सिक्योरिटी दे देंगे। उसके बारे में ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है जो हार्ट बर्न ड्रग है, कार्किनोजेनिक। एक हार्ट बर्न लास्ट मंथ एमएनसी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जीएस के अनाउंस किया सेटलमेंट 2.2 बिलियन यूएस में सेटल करने के लिए मल्टीपल लॉ सूट रिगार्डिंग इसकी जो बेस्ट ड्रग है एसिड रिफ्लक्स जेंटेक, ठीक है। तो कंटेन करती है, तो ये इसके अंदर ना एक कैक्रोजेनिक जो कैंसर को ज्यादा एनहांस करता है। जो मटेरियल कैंसर को ज्यादा मतलब बढ़ाता है वो है, और उसके लिए इंडिया में तो बहुत सेल हुआ है, तो इंडिया में इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तो इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में फार्मा फार्माकोपिया कंडीशन है, सॉरी कमीशन है, एनो जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर है ये आर्टिकल। टैक्स कट से ना बहुत सारे पैसे बचा लिए कॉर्पोरेट फर्म्स ने। अब मनरेगा में ना जब से ऑनलाइन ई आधार बेस्ड हुआ है, बहुत सारे जो लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं, तो ये काफी अच्छा नहीं है, ठीक है। वोमेन वेलकम एग्रीमेंट, इसराइल हिजबुल्ला सीज फायर हुआ है, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट बेल एंड कुछ नहीं है। ओटीटी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए, जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने बोला है। तंजानिया ऑनर करती है अडानी का, अडानी पैक्ट जो अब आ गया जी, मैप वेब इंटरनेशनल न्यूज आ गई ना। इस्लामाबाद में जो पीटीआई है, किसकी पार्टी है वो, इमरान खान की, उन्होंने बहुत स्ट्राइक कर रखी थी, मानो इमरान खान को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भी है जी पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंस है अलग अलग, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है, और गिलगिट बाल्टिस्तान, पंजाब, और ये खैबर पख्तूनिस्तान। तो ये सारे इसके प्रोविंस। बाउंड्री ईरान को करता है टच, अफगानिस्तान को, इंडिया को, चाइना को, अरेबियन सी को, ठीक है। जो आईसीसी चीफ हैं म्यांमार के, जो मिलिट्री चीफ हैं, सीनियर जनरल मिन उंग हेलियांग, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने। तो ये है म्यांमार, ठीक है जी। मैप में बांग्लादेश को टच करता है जी ये, ठीक है। नाई पई ताओ इसकी क्या कैपिटल है, लाओस को, थाईलैंड को, इनको ये टच करता है। साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है। फिलीपींस वाइस प्रेसिडेंट स्लैप्ड विद क्रिमिनल कंप्लेन। अब देखो जी, फिलीपींस ये है, कैपिटल मनीला है, यहाँ पे सुलूसी है एक, ठीक है। ये मलेशिया, इंडोनेशिया, बुर्नवी। उसके बाद देखो इस्कॉन के जो वो थे ना प्राइस्ट, उसको ना अरेस्ट कर लिया बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश सिर्फ इंडिया के साथ ही बाउंड्री टच करता है। तो इस तरह से गाइस आज हमने आर्टिकल जो है वो डिस्कस किए। ये प्लास्टिक पोल्यूशन पे है, वही जो कहाँ हो रहा है ये, साउथ कोरिया बुसान में। अब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या है। पीएसआईआर ऑप्शन, बाकी लोग क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ पीएसआईआर ऑप्शनल वाले ये वीडियो देख सकते हैं।
पॉलिटिकल साइंस को अगर डिफाइन करें तो इंपॉर्टेंट स्कॉलर देखेंगे हम साथ में। लास्की के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन विद ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। और गार्डनर ने क्या बोला था, पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद स्टेट। ठीक है, ये दोनों स्कॉलर हम डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं। लास्की के अकॉर्डिंग जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। ठीक है, नेचर एंड स्कोप अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस का, तो लेसवेल ने बोला था पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस हु गेट व्हाट व्हेन एट हाउ। और एंड्रयू हैवुड के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस डील विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। अगर पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करना है कहीं भी तो हम क्या बोलेंगे, एज पर एंड्रयू हैवुड पॉलिटिकल साइंस डील विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। गार्डनर ने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये भी लिख सकते हैं, एज पर गार्डनर पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। माइकल रोस्किन पॉलिटिकल साइंस एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, ऑर्डर, लिबर्टी, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं। इन तीनों में से एक चीज बिल्कुल याद कर लो पॉलिटिकल साइंस की, एंड्रयू हैवर्ड, लेसवेल या फिर गार्डनर भी लिख सकते हो। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी को अगर डिफाइन करना है तो सेबाइन ने डिफाइन किया था, पॉलिटिकल थ्योरी इज सिंपली मैन्स अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, मैन जिस ग्रुप में रह रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है। जॉर्ज कार्टलिन ने पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी वेयर साइंस इज कंसर्न विद मीन्स व्हाइल फिलोसफी इज कंसर्न विद एंड। पॉलिटिकल थ्योरी में दोनों चीज आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है और पॉलिटिकल फिलोसफी भी आती है। साइंस किसके साथ कंसर्न है, मीन के साथ, और फिलोसफी एंड के साथ। किसने बोला है, जॉर्ज कार्टलिन ने। ये याद है, रह सकती है, इसको रट्टा मार लो। ठीक है, डेविड हेल्ड ने क्या बोला था, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली कंसर्न अबाउट द बिहेवियरल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना फ्रॉम एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो प्रिस्क्राइबिंग द गोल विच स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटी एंड सिटीजन ought टू परस्यू। कि सिर्फ बिहेवियरल स्टडी नहीं है बल्कि ये क्या एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अब डिक्लाइन जब पॉलिटिकल थ्योरी हुई तो इसके सपोर्ट में कौन कौन थे, सपोर्टर ऑफ डिक्लाइन, सेमर लिपसेट इन्होंने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, देयर इज नो रिलेवेंस टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। सेमर लिपसेट ने बोला था कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, तो कोई जरूरत नहीं है, रिलेवेंस नहीं है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। डेंटे जर्मिनो उन्होंने जो उसका वर्क है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आर्ग्यू किया था, पॉलिटिकल थ्योरी इज गोइंग थ्रू डिक्लाइन एंड देयर आर टू कॉजेज फॉर इट, द क्रेज ऑफ साइंस एंड द प्रिवेलेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्ल्यूमिनेटिंग इन मार्क्सिज्म। देखो, इन्होंने बोला है डेंटे ग्रेमिनो, इन्होंने बोला दो कोज हैं डिक्लाइन के, क्रेज ऑफ साइंस और प्रिवेलेंस जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म में, उसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रही है। लियो स्ट्रोस, उनका जो फेमस पेपर था व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, उन्होंने कंसिडर किया था साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एज द सिम्टम ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द एडेप्टेशन ऑफ पॉजिटिव अप्रोच लीड टू द इग्नोरिंग ऑफ नॉर्मेटिव इशू। नॉर्मेटिव इशू को इग्नोर कर दिया तो इस वजह से, मतलब कि साइंस को जब हम ले रहे हैं पॉलिटिक्स में तो ये डिक्लाइन होगी पॉलिटिकल थ्योरी, और इससे जो पॉजिटिव अप्रोच का अडॉप्ट कर रहे हैं उससे नॉर्मेटिव इशू इग्नोर हो रहे हैं। डिफेंडेंट कौन कौन है पॉलिटिकल थ्योरी के, माइकल ऑक्सफोर्ड, जॉन रोल, सीबी मैकफरसन, हर्बर्ट मार्क्यूज, माइकल वाल्जर। रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ईसा बर्लिन ने कहा था, पॉलिटिकल थ्योरी इज नाइदर डेड नॉर इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, ही सेज देयर कैन नॉट बी एन एज विदाउट पॉलिटिकल फिलोसफी। ये तो बिल्कुल यूज कर देना, देयर कैन नॉट बी एनी एज विदाउट पॉलिटिकल फिलोसफी। जॉर्ज एच सेबाइन ने ओपाइन किया था, इफ पॉलिटिकल थ्योरी इज सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम then it is difficult to say the political theory was dead in 1950 or 60। अगर सिस्टमैटिक है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन है तो फिर ये डिक्लाइन नहीं हो सकती। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century पॉलिटिकल थिंकर लाइक जॉन रोल, सीबी मैकफरसन, रॉबर्ट नोजिक, हैबरमास, अलासदीर मैकेंटायर, माइकल वॉल्जर, हर्बर्ट मार्क्यूज, इन्होंने रिवाइव किया था ग्रेटर ट्रेडिशन जो पॉलिटिकल फिलोसफी का है उसको। तो इस तरह से गाइज हमने आज के न्यूज़ पेपर को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट जो ये इन्फॉर्मेशन है बाकी लोगों के साथ भी पहुंच सके। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो भी वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, प्रूडेंस करंट अफेयर के नाम से। यहाँ वहाँ आपको PDF मिलेगी। ठीक है गाइज, तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।